ATC World, a desire to connect the world. हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास आपका जो है रिकैप पहले देंगे, क्योंकि यह अंग्रेजी ट्रांसलेशन का क्लास है। बहुत अरसे से मैंने इसमें कोई वीडियो नहीं डाली है अभी तक, तो मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट आपको पढ़ा दिया था। बीच में लॉन्ग गैप होने के कारण हो सकता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, तो मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल रखा है, तो इसको यहाँ पर देखते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम कैसे निरूपित करते थे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को कैसे जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग जाने कि जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ इत्यादि लगा रहे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्रिया होगी। तो यहाँ पर हम कुछ वाक्य लिखे हैं, और उसी प्रकार पास्ट इंडेफिनिट की पहचान थी। क्रिया के साथ या, ये, ई, हर्षई, दीर्घई, ता था, ती थी, ते थे इत्यादि लगा रहेगा। हम जो ये पैटर्न पढ़ रहे थे, इस पैटर्न में हम तीन तरह के वाक्य को लिए थे। पहला लिए थे एक्टिव फॉर्म, दूसरा लिए थे पैसिव फॉर्म, और तीसरा लिए थे कॉजेटिव फॉर्म। तो तीनों का एग्जाम्पल हम यहाँ पर रखे हैं। यदि आप पिछले क्लास में नहीं समझ पाए तो यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि आपको दोबारा फिर से उस चीज़ को बताएं, और बेटर होगा कि आप पीछे वाला वीडियो टेंस का जो मैंने पढ़ाया था उसको देखिए। और सबसे आग्रह है कि टास्क को ज़रूर बनाएं। जो भी हम लेसन आपको देते हैं उसको डन करें और आप उसको शेयर करें। हम ट्रांसलेशन रिव्यूज़ भी आपको बीच बीच में देते रहते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वह एक पत्र लिखता है। तो एक्टिव फॉर्म में हमने 3 रूल पढ़ा। 2 रूल नॉर्मल था और एक रूल जो है एक्सेप्शन था। तो क्या रूल था? यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य में कर्ता सिंगुलर हो तो क्रिया जो है वर्ब 5 के रूप में हम रखेंगे। यदि वाक्य में कर्ता सिंगुलर हो तो क्रिया जो है सिंगुलर होती है, लेकिन कैसे जानेंगे कि क्रिया सिंगुलर होती है? तो हम लोग अभी तक पिछले अध्याय से ही जानते हैं कि जब हम किसी नाउन में एस यस को जोड़ते हैं तो वह नाउन बहुवचन हो जाता है, परंतु जब किसी मुख्य क्रिया में एस यस जुड़ता है तो वह सिंगुलर हो जाती है। तो सिंटैक्स के नियम के आधार पर सिंटैक्स कहता है यदि आप वाक्य में सिंगुलर कर्ता रखते हैं तो क्रिया भी सिंगुलर होनी चाहिए। यदि वाक्य में प्लुरल कर्ता रखते हैं तो क्रिया भी प्लुरल होनी चाहिए। तो कर्ता के आधार पर आपका क्रिया वेरीज होता है यहाँ पर। और ये ध्यान देने वाली बात है, जब कोई क्रिया कर्ता के आधार पर प्रयुक्त होता हो तो इसे हम फिनाइट वर्ब भी बोलते हैं, और वैसी क्रिया जो कर्ता से कोई मतलब नहीं रखती है तो नॉन फिनाइट वर्ब्स के रूप में प्रयुक्त होती है, जो हम पिछली क्लास में लाइव के क्लास में हम बता दिए थे। फिर इसकी चर्चा हम आगे भी चैप्टर में करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो ही है ये सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पर राइट का 5वां फॉर्म लगा। चूँकि क्रिया का रूप इस प्रकार चलता है राइट, रोट, रिटन, राइटिंग, राइट्स। तो यहाँ पर इसके आधार पर क्रिया आ रही है जो फिनाइट वर्ब है। दूसरा नियम है, यदि हम इसी को लेते हैं कि अगर यहाँ पर रहता वे लोग पत्र लिखते हैं तो हमको बनाना था दे राइट लेटर्स। ध्यान रखना है कि हर जगह वेरीज हो जाएगा। वहाँ पर जो भी चीज़ हम यहाँ पर यूज करेंगे, अगर बहुवचन कर्ता को बना देंगे तो क्रिया भी बहुवचन में हो जाएगी और नाउन भी बहुवचन में हो जाएगा। ये भी ध्यान रखना है। यहाँ पर ही राइट से लेटर लिखे। अगर मैंने उस वाक्य को यहाँ पर आपको प्रस्तुत करना चाहूँगा कि वे लोग पत्र लिखते हैं, तो एक तो हिंदी में बोल नहीं सकते हैं, तो वे लोग पत्र लिखते हैं मतलब बहुत सारा लोग है जो पत्र लिखते हैं, तो दे राइट लेटर्स। अब यहाँ पर चलते हैं, इसी का हम यहाँ पर आपको उसके द्वारा एक पत्र लिखी जाती है। तो पैसिव फॉर्म में क्या था कि ऑब्जेक्ट के बाद इज, आर, एम, क्रिया का तीसरा फॉर्म। अगर एजेंट है तो बाय का प्रयोग करेंगे, नहीं है तो उसको छोड़ देंगे। यहाँ पर देखते हैं कि उसके द्वारा एक पत्र लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है? एक पत्र। सबसे पहले हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर सब्जेक्ट स्थान पर रख देते हैं, तो यहाँ पर अ लेटर इस प्रकार से आपको लिखना है। अ लेटर इज रिटन, ऑक्सिलरी वर्ब रखे, उसके बाद क्रिया का तीसरा फॉर्म रखे, रिटन बाय हिम। ठीक है,
तो इस तरह के वाक्य को हम पेसिव फॉर्म बोलेंगे। तो पेसिव फॉर्म का अगर आप स्ट्रक्चर मिस कर रहे हैं तो पीछे वाला वीडियो आप देखिए और उसको वहाँ बनाइए। वह अपने मित्र से एक पत्र लिखवाता है। तो यहाँ पर क्या देखना है कि लिखना शब्द में वा शब्द लगा हुआ है। जब किसी क्रिया के अंत में वा लग जाए तो समझ लेना कॉजेटिव है, और कॉजेटिव जैसे आएगा ध्यान में रखना है कि सबसे पहले हमको कोई भी फॉर्म हो हमको गेट से शुरू करना है। हाँ, गेट का रूप बदलेगा टेंस के आधार पर, गेट का गॉट हो जाएगा, फिर गेटिंग हो जाएगा, फिर गेट्स हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो जो नियम हमने वहाँ पर सिंगुलर कर्ता के साथ सिंगुलर क्रिया रखा, प्लूरल कर्ता के साथ प्लूरल क्रिया रखा, वही फॉर्म यहाँ पर भी आएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की एक एक्सेप्शनल रूल है, आई और यू के साथ हम प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले वह ट्रांसलेशन जब भी बनाएंगे, जब आपका वाक्य बड़ा हो जाए तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखते हैं। तो सब्जेक्ट यहाँ पर आपका है ही, तो इसको पहले रख देते हैं ही। अब देखते हैं कि सबसे अंत में आते हैं। अंत में देखते हैं इधर से ट्रांसलेशन जब भी बनेगा इस साइड दाहिने तरफ से बाईं ओर आएगा। तो कर्ता के तुरंत बाद हमको क्रिया चाहिए। तो क्रिया क्या है? लिखना। तो लिखना है, इसमें वा लगा हुआ है, कॉजेटिव है, तो गेट का फॉर्म चलेगा। और यहाँ पर देख रहे हैं कर्ता सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर गेट्स हमको लगाना पड़ेगा, गेट्स। अब गेट्स के बाद आपको ऑब्जेक्ट रखना है। तो ऑब्जेक्ट में क्या है? एक पत्र। तो यहाँ पर लिख देते हैं ही गेट्स अ लेटर। अब लिखना अभी तक नहीं आया है, क्योंकि वाज जैसे लगता है तो गेट प्लस ऑब्जेक्ट तब क्रिया का तीसरा फॉर्म आएगा। तो तीसरा फॉर्म, लिखना का तीसरा फॉर्म क्या हो जाएगा? रिटन। किसके द्वारा? अब देखिए वर्ण है, मित्र से, अपने मित्र से, रिटन बाय हिज फ्रेंड। ये देखिए अपना अपने में भी हम कई बार आपको बता चुके हैं। आई अगर कर्ता के रूप में रहेगा तो माई का प्रयोग करेंगे अपना अपने के लिए, वी रहेगा तो आवर, यू रहेगा तो योर, ही रहेगा तो हिज, सी रहेगा तो हर, इट रहेगा तो इट्स। अगर हम नेम रखते हैं तो आवश्यकता अनुसार हिज या हर का प्रयोग करेंगे और दे के साथ देयर का प्रयोग करेंगे। ये यहाँ पर ये फॉर्म आपका आया। हमको उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर से आपको जहाँ पर ये हम पढ़ाएं शुरुआत किए थे वहाँ जा कर के देख सकते हैं। अब चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट पर, चूँकि हम फ्यूचर से आगे बढ़ेंगे और जो डोज हम देंगे वो डोज पहले से अधिक रहेगा। उसने एक पत्र लिखा। अगर आप अनुवाद नहीं बनाते हैं, भेजते नहीं हैं, तो फिर हम यहाँ पर डिसइंटरेस्टेड हैं। तो इसलिए आप मेरे व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए ताकि हम आपका रिव्यूज़ प्रस्तुत कर सकें और हमको समझ में आए कि आप पढ़ रहे हैं। तो उसने एक पत्र लिखा, यहाँ पर हम क्या करेंगे? उसने एक पत्र लिखा। तो ये इसको हम कैसे हल करेंगे? इसको हम इस प्रकार से हल करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं ये कौन सा वाक्य है। ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट की वाक्य है। कैसे पहचाने? कि क्रिया के अंत में आ, ई, या, ये, ई, ताथा, तिथि इत्यादि के रूप में हमको यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे और सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्रिया का दूसरा फॉर्म आएगा। इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। पास्ट इंडेफिनिट हो गया, सब्जेक्ट रखिए, V2 रखिए, बस आपका काम आसान हो गया। और जो बचा उसके बाद रख दीजिए। लिखा का क्या हो जाएगा? राइट का फॉर्मूला चलेगा, राइट, रोट। रोट क्या लिखा? एक पत्र लिख दिए, ही रोट अ लेटर। अब इसी का पेसिव फॉर्म है। पेसिव फॉर्म रहेगा तो हम क्या करेंगे? पेसिव फॉर्म रहेगा तो आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखना है। क्या लिखी गई? एक पत्र। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? अ लेटर। अब देखिए इसी के आधार पर वॉज वेयर का प्रयोग करेंगे। चूँकि यहाँ पर सिंगुलर है इसलिए वर नहीं आएगा, यहाँ पर वॉज लगेगा। क्रिया का तीसरा फॉर्म। ध्यान रखना है कि पेसिव में ऑब्जेक्ट के बाद सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब बदलता है, बाकी रूप ज्यों के त्यों रहते हैं। अगर आप इस फॉर्म को समझ पा रहे हैं तो आपको पेसिव फॉर्म मात्र एक वाक्य से समझ सकते हैं। कुछ ऐसे नियम हैं जिनको आपको दोहराना पड़ता है। जैसे कहीं पर बाई नहीं लगता है तो उनको कैसे रिप्लेस करेंगे, वो पिछले क्लास में आपको बताया गया है, वहाँ से आप कलेक्शन देख सकते हैं। जैसे हम नो का प्रयोग कर रहे थे, नो के साथ बाय नहीं लगाएंगे, टू का प्रयोग करेंगे, सेटिस्फाई के साथ विद लगाएंगे। इस तरह से बहुत सारी क्रियाएं होती हैं जिनके साथ हम बाय का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर अ लेटर वॉज
राइट का तीसरा फॉर्म होगा रिटन बाय हिम, ठीक है। उसने अपने मित्र से एक पत्र लिखवाया। देखिए पेसिव है, पेसिव में ये पेसिव नहीं है, कॉजेटिव है। तो कॉजेटिव में यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये पास्ट इंडेफिनिट का कॉजेटिव है, तो पास्ट इंडेफिनिट का कॉजेटिव क्या होगा, इसको हम कैसे दर्शाएंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे और उसी तरह से गेट के स्थान पर गॉट का प्रयोग करेंगे। इसको हम लेते हैं ही गॉट अ लेटर बाय, अब उसने ही लगा हुआ है तो हिज फ्रेंड, ठीक है। ये देखिए तीनों फॉर्म हो गया। अब कुछ मिसलेनियस यहाँ पर रखे हैं, इसको हम बनाते जाते हैं, हम आपको तथ्य भी प्रस्तुत करते जाएंगे। यहाँ पुस्तकें बेची जाती हैं, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव फॉर्म है लेकिन एजेंट नहीं है। तो ऑब्जेक्ट को पढ़े लीजिए। ऑब्जेक्ट क्या है, पुस्तकें बेची जाती है, बुक्स एक से अधिक है, आर सोल्ड हियर, बुक्स आर सोल्ड हियर। तुम्हें शिक्षक के द्वारा पुरस्कार के रूप में एक नई कलम प्रदान की जाती है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्म है। तो इसमें ऑब्जेक्ट में तुम्हें क्या प्रदान की जा रही है, तुम्हें शिक्षक द्वारा पुरस्कार के रूप में एक कलम प्रदान की जाती है। इसको हम दो तरह से बना सकते हैं, लेकिन हम यू को ही ऑब्जेक्ट के रूप में रखते हैं। यू आर प्रोवाइडेड की जगह हम गिवन भी दे सकते हैं, गिवन अ पेन एज अ रिवार्ड। ये ध्यान रखना है कि चूंकि इधर से जाएगा, ये भी, इसको भी हम बना सकते हैं एक नई कलम, इसको भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम यहाँ पर, अथवा में यहाँ पर हम आपको दे देते हैं। तो चूंकि यहाँ पर तुम्हें, ये भी ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसी को हम ऑब्जेक्ट बना के प्रस्तुत करना है। यू आर प्रोवाइडेड या यू आर गिवन अ पेन एज अ रिवार्ड, पुरस्कार के रूप में, एज अ रिवार्ड बाय, किसके द्वारा, शिक्षक के द्वारा, बाय अ टीचर। यदि हम इसको दूसरे फॉर्म में बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए एक चीज़ छूट गया, अ न्यू पेन होगा, अ न्यू पेन, अ न्यू पेन, अ न्यू पेन is provided by provided। अब देखिए पेन के साथ क्या छिपा हुआ है, पुरस्कार के रूप में, रिवॉर्डेड और न्यू पेन, यहां पर भी एज ए रिवार्ड हम लगा सकते हैं, लास्ट में भी लगा सकते हैं, इसको हम लास्ट में लगा के दिखाते हैं। अ न्यू पेन इज प्रोवाइडेड बाय द टीचर एज अ रिवॉर्ड। ये आप इस तरह से बना सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हम डिफरेंट करके यहाँ पर दिए ताकि दोनों फार्मूला आपको समझ में आ जाए। पुरानी कार बेच दी गई, देखिए पास्ट फॉर्म है, तो क्या बेच दी गई, एन ओल्ड कार। अब पास्ट इंडेफिनिट का ये पैसिव फॉर्म है, वॉज बेच दी गई, सोल्ड, उसे पद से हटा दिया गया, वही है, ही वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम द पोस्ट। तुम्हें सेवा प्रदान की गई, क्या हो जाएगा, सर्विस, क्या प्रदान की गई, सेवा, सर्विस वॉज प्रोवाइडेड, प्रदान करना, प्रोवाइडेड ही ज़्यादा सूट करेगा, प्रोवाइडेड, सर्विस वॉज प्रोवाइडेड यू। सर्विस वॉज प्रोवाइडेड यू, लेकिन हम इसको इस तरह भी बना सकते हैं, यू वर प्रोवाइडेड द सर्विस, यू वर प्रोवाइडेड सर्विस। चूँकि कोई इम्पोर्टेंट अगर है तो हम इसके पहले द का प्रयोग कर सकते हैं, द सर्विस, चूँकि सर्विस है तो कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट होगा, इसलिए द सर्विस से सूट करेगा। यू वर प्रोवाइडेड द सर्विस। तो आगे यहाँ से जो है
आगे यहाँ से हम देखते हैं बगीचे से फूल तोड़े गए, तो इसका क्या बनेगा, फूल तोड़े गए, फ्लावर्स वर प्लग्ड। कहाँ से, बगीचे से। ये बाइजेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर प्रीपोजिशन यूज होगा और प्रीपोजिशन में फ्रॉम लगेगा। तो हम प्रीपोजिशंस का भी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। प्रीपोजिशन में आपको बारीकी से बताएंगे कि एट कैसे लगेगा, इन कहाँ लगेगा, फ्रॉम का प्रयोग क्या है। इस प्रकार से जितने भी लगभग 150 प्रीपोजिशंस हैं जो सिंपल प्रीपोजिशंस के अंतर्गत आते हैं, वो सारे का हम आपको प्रयोग सिखाएंगे। फिर कंपाउंड जो है बहुत सारा बन जाता है, और फ्रेजल प्रीपोजिशंस बहुत मात्रा में कम्पिटिटिव लेवल पर पूछे भी जाते हैं, हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर जो से देख रहे हैं ये एजेंट नहीं है, यह से जो है प्रीपोजिशन के रूप में यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। बगीचे और फूल के बीच में जो गैप है, गैप को दिखाने के लिए से का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से जब हम जुदाई दिखाते हैं, दो वस्तु के बीच में सेपरेशन दिखाते हैं, तो फ्रॉम प्रीपोजिशन आएगा। तो इसलिए फ्लावर्स वर प्लग्ड फ्रॉम द गार्डन, ये प्रयोग आपको करना है। तो यहाँ तक हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। यहाँ पर आपका होमवर्क जाएगा। होमवर्क क्या है कि जितने भी वाक्य हमने यहाँ से आपको दिए, सारे वाक्य को आपको सबसे पहले निगेटिव में कन्वर्ट करना है, फिर इसका इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना है, और क्यों कैसे लगा करके आपको हिंदी सहित आपको बना करके मेरे व्हाट्सएप पर सेंड करना है, ताकि मुझे पता चले कि आप पढ़ाई कर रहे हैं और आप भली भांति इसको समझ पा रहे हैं। तो होमवर्क है, होमवर्क आपको यहाँ से हम लिखित कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए कि हमको करना क्या है, और पता नहीं चले तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चेंज ऑल द above translations Hindi and English both in negative, इंटेरोगेटिव। इसको जो है निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाइए, निगेटिव इंटेरोगेटिव, क्या नहीं लगाना है, एंड इंटेरोगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड। तो इसमें हम हिंट देना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा पहला टास्क आपका है कि आपको इसका निगेटिव करना है, निगेटिव करना है, निगेटिव में निगेटिव। इसके बाद आपको करना है निगेटिव, इसको हम कोष्ठ में आपको डाल देते हैं ताकि आपको पता होना चाहिए कि हम यहाँ पर क्या आपको बोलना चाह रहे हैं, और ये चाहिए ही किसी शर्त पर, नहीं इसमें लगाना है। इसके बाद निगेटिव इंटेरोगेटिव। तो निगेटिव इंटेरोगेटिव में क्या करेंगे, हमको जो है क्या नहीं का प्रयोग करना है। क्या नहीं, वाक्य सेम रहेगा, क्या नहीं। और तीसरा जो है इंटेरोगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड। इसमें आपको लगाना है वाई एंड हाउ का प्रयोग, और ये भी वाक्य जो है निगेटिव के साथ बनाइएगा। लेकिन अब नॉट कहाँ रहेगा ये आपको छोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पर हम दे दिए हैं नॉट, तो वाई एंड हाउ के बाद आप नॉट लगा दीजिए, गलत है। तो हिंट्स हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं आज का क्लास। आज का क्लास अब हम लोग चालू करेंगे
फ्यूचर इंडेफिनिट के वाक्य से। तो फ्यूचर इंडेफिनिट क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट का हिंदी होता है सामान्य भविष्यत काल। भविष्य में घटित होने वाली सामान्य घटनाएं फ्यूचर इंडेफिनिट के रूप में जाने जाते हैं। परिभाषा यहाँ पर है, दिस टेंस शोज द सिंपल एक्शन ऑफ फ्यूचर और कमिंग टाइम। जिस काल से हमें यह ज्ञात हो कि कोई कार्य आने वाले समय में सामान्य रूप से घटित होता है, वे क्रिया सामान्य भविष्यत काल की क्रिया कहलाती है। तो डेफिनेशन के रूप में आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब इनके भी 3 फॉर्म होंगे, एक्टिव फॉर्म होगा, पैसिव फॉर्म होगा और कॉजेटिव फॉर्म होगा। तो एक्टिव फॉर्म की पहचान हम कैसे करेंगे? एक्टिव फॉर्म की पहचान करेंगे उनके क्रिया से। यदि क्रिया में या क्रिया के साथ गा, गे, गी जुड़ा रहेगा तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव फॉर्म होगा। और इनका अनुवाद हम सब्जेक्ट के बाद सेल विल प्लस भरवन प्लस ऑब्जेक्ट वाले स्ट्रक्चर से करेंगे। फिर से इसको देखिए, यदि एक्टिव फॉर्म है फ्यूचर इंडेफिनिट के वाक्य में तो पहले कर्ता को लेंगे और कर्ता के आधार पर सेल या विल का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखना है कि नॉर्मल अनुवाद हम जब करते हैं तो आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करेंगे, बाकी विल करेंगे। यदि सेल और विल का प्रयोग एम्फेटिक पैटर्न के लिए आया हो तो इसका अपोजिट हो जाएगा। अर्थात यदि वाक्य में ही, अवश्य, जरूर इत्यादि लगा रहेगा तो सेल के स्थान पर विल लगाएंगे और विल के स्थान पर सेल लगाएंगे। और उसको और ज़्यादा एम्फेटिक बनाना हो तो हम वहाँ पर श्योरली का प्रयोग करके या डेफिनेटली का प्रयोग करके हम वाक्य को आगे बढ़ा सकते हैं। आगे देखते हैं। आगे है पैसिव फॉर्म। पैसिव फॉर्म की पहचान क्या होगी कि क्रिया के बाद या जाएगा, ई जाएगी, ये जाएंगे लगा रहेगा। तो ऐसे वाक्य को हम कैसे ट्रांसलेशन में रखेंगे? तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, कर्ता के आधार पर सेल या विल लगेगा। अब कहाँ सेल लगेगा, कहाँ विल लगेगा, हम आपको यहाँ पर क्लियर कर चुके हैं। और बी का प्रयोग होगा और वर्ब 3 बाय एजेंट। ध्यान रखना है, हम पिछले क्लास में बता चुके हैं कि पैसिव फॉर्म बहुत ही सिंपल है। सिर्फ आप एक बार दिमाग में डाल लीजिए कि सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब का बदलाव हो रहा है, बाकी ऑब्जेक्ट वैसे ही है, क्रिया का तीसरा फॉर्म सेम है और बाय एजेंट वैसे ही है। सिर्फ बीच वाले पार्ट को अगर याद रखते हैं तो आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। प्रेजेंट इंफिनिट में क्या देखें कि इजारा में V3 लगा, पास्ट इंफिनिट में क्या देखें कि वॉज वर लगा और इसमें सेल विल बी लगा। सिर्फ ये ध्यान रखें, बाकी तो वही है। कॉजेटिव में भी प्रेजेंट इंफिनिट में गेट का प्रयोग किए और गेट्स का प्रयोग किए, पास्ट इंडेफिनिट में गॉट का प्रयोग किए और इसमें सेल विल गेट का प्रयोग करेंगे। बाकी स्ट्रक्चर सेम है, इसलिए ज़्यादा इस पर हम टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। निगेटिव में भी सेल विल के बाद नॉट आएगा। पैसिव फॉर्म में सेल विल के बाद नॉट प्लस बी V3 का प्रयोग आएगा और कॉजेटिव में सेल विल के बाद नॉट प्लस गेट का प्रयोग करेंगे। यदि इसी को इंट्रोगेटिव करना हो तो सेल विल को शुरू में रख दीजिए, बाकी सब्जेक्ट, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव वाक्य है तो सब्जेक्ट बाद नॉट आएगा। उसी प्रकार से सेल विल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी और V3 का प्रयोग हम किस में करेंगे? पैसिव के लिए करेंगे। और पॉजिटिव में क्या हो जाएगा? सेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट गेट प्लस ऑब्जेक्ट V3 बाय प्लस एजेंट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ से आपको जो है जितने भी वाक्य हम आपको दे रहे हैं इसका आपको हिंदी में ट्रांसलेशन बनाना है। तो थोड़ा बहुत हम आपको यहाँ पर समझा भी देते हैं। राधा विल राइट एन एप्लीकेशन। राधा एक आवेदन पत्र लिखेगी। अब इसको पैसिव में हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? एन एप्लीकेशन विल बी रिटन बाय राधा। राधा के द्वारा एक आवेदन पत्र लिखी जाएगी। ही विल गेट एन एप्लीकेशन रिटन बाय राधा। अब यहाँ पर है कि वह राधा के द्वारा एक एप्लीकेशन, एक आवेदन पत्र लिखवाएगा। देखिए यहाँ से दे विल नॉट हेल्प यू। अब इसी प्रकार से आपको इसका हिंदी में अनुवाद करना है। आप एग्जाम्पल आपको समझा चुके हैं, तो आगे देखते हैं कौन कौन से वाक्य हैं। दे विल नॉट हेल्प यू, यू विल नॉट बी हेल्प बाय दैम, दे विल नॉट गेट दिस वर्क डन बाय द सर्वेंट, यू विल बी punished for this, good students will be awarded, your story will be ended or over, this road will be cleaned, all the people of this village will be called, the poor and the helpless people will be helped, the thieves and robbers will be arrested soon, he will get his hair cut, I shall get a new house built, meal will be prepared for the guests,
यहाँ पर हम फूड भी बोल सकते हैं, फूड विल बी प्रिपेयर्ड फॉर द गेस्ट्स। ही विल नॉट हेल्प मी बिकॉज ही इज़ वेरी पुअर बट आई विल श्योरली हेल्प हिम ऑलवेज। विल हिज फादर नॉट गेट अ हाउस बिल्ट इन दिस टाउन। ये पहला पार्ट था, सारे का आपको हिंदी बना करके व्हाट्सएप पर शेयर करना है। दूसरा है yesterday I met a man, he was very ill। अब यहाँ पर हम पैसेज के रूप में बना रहे हैं। हम लोग अंग्रेजी पढ़ते क्यों हैं? अंग्रेजी पढ़ने का या सीखने का सबसे पहला मकसद है कि आपको अंग्रेजी समझना है और आपको अंग्रेजी बोलना है और उसके बाद अंग्रेजी लिखना है। इतने लक्ष्य हैं अंग्रेजी का। पहला, अंग्रेजी समझेंगे, अंग्रेजी बोलेंगे और अंग्रेजी लिखेंगे। ये सबसे पहले अंग्रेजी का मेन मकसद होना चाहिए। तो yesterday I met a man, he was very ill, he was about 25 years old and he was quite an orphan, he had no house to live in and no food to eat। Seeing his condition I felt pity on him and I gave him all money that I had, he became very happy and thanked me। इसका आपको अनुवाद करना है और आसान है, इसको आप अपने दिनचर्या में यूज भी कर सकते हैं। अब यहाँ से चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव फॉर्म, आपको इसको पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है। राम टीचेज अस मैथमेटिक्स, इसमें पीछे वाला विभाग है। माई मदर डज लाइक हिज बैड एक्टिविटीज़, यहाँ पर इसको कर देते हैं, नॉट लगा देते हैं। माई मदर डज नॉट लाइक हिज बैड एक्टिविटी। Does she not call you? Why do you not promote the good students? How do you solve this difficult sum? My father gave me a laptop on my birthday. He did not abuse you. Did she not invite you on her birthday? Why do you not know him well? We shall serve the country. They will not cheat us. Will you not help me? Why will you not do this work? तो ये आपका फ्यूचर का कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं, चूँकि हम बहुत अरसे के बाद आपको दे रहे हैं तो हम चाहेंगे कि जल्दी जल्दी आपका टेंस कंप्लीट हो जाए और टेंस कंप्लीट होगा तो हम मैथमेटिकल फार्मूले पर आएंगे। तो देखते हैं कंटिन्यूस फॉर्म में सबसे पहले हमको प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ना है। तो इसमें जो है हम वहाँ पर लिखें कंटिन्यूस, इम्परफेक्ट, प्रोग्रेसिव, ये तीनों एक ही नाम है। तो हमारा जो पैटर्न था प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, इस सिलसिले से चल रहा है। तो अब हम उसके दूसरे फॉर्म पर चलते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस की परिभाषा है, दिस टेंस शोज द कंटिन्यूस एक्शन ऑफ प्रेजेंट टाइम। जिस काल से हमें यह बोध हो कि कोई कार्य वर्तमान समय में लगातार जारी है, चल रहा है, अर्थात उसकी समाप्ति नहीं हुई है, वे अपूर्ण वर्तमान काल की क्रिया कहलाती है। इसकी पहचान होगी एक्टिव फॉर्म में वर्ब प्लस रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूँ इत्यादि। इसमें जो क्या करेंगे, अब इधर कोई भारी है ही नहीं जो आपको परेशानी होगा और रिवीजन की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद इज आर एम वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट लगा रहे हैं। वर्ब फोर क्या है, वर्ब फोर है जहाँ पर हम क्रिया के साथ आईएनजी जोड़ते हैं तो वर्ब फोर है। इसके बाद इसका पैसिव करेंगे। पैसिव में सबसे पहले कंपलसरी क्या था, ऑब्जेक्ट तो आएगा ही, तीसरा फॉर्म रहेगा और बाय एजेंट भी आ सकता है। सिर्फ हमको ऑक्सिलरी वर्ब पर फोकस करना है। तो इसमें क्या है कि ऑब्जेक्ट बाद इज आर एम तो सेम है, सिर्फ एक नया शब्द इन किया जो बीइंग है। बीइंग के बाद हम वर्ब थ्री बाय एजेंट का प्रयोग करेंगे और इसमें कॉजेटिव में भी कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ वही रहेगा। सिर्फ यहाँ भी आपको ऑक्सिलरी वर्ब पर फोकस करना है, मतलब इज आर एम के बाद गेटिंग का प्रयोग करेंगे, बाकी ऑब्जेक्ट भी थ्री बाय एजेंट सेम है। तो यहाँ पर देखिए हम थोड़ा सा आपको हिंट देना चाहेंगे नोट में कि वर्ब फोर इक्वल टू वर्ब प्लस आईएनजी जो नाउन के रूप में है, और इसी में अगर हम वर्ब प्लस TI1 लगाएंगे तो ये भी नाउन होगा। मतलब प्रिंसिपल वर्ब का यहाँ पर दो रूप आएगा, लेकिन हमको यहाँ पर इस वर्ब से अभी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ कंडीशन भी दिए हैं कि अगर वर्ब के अंत में ई लगा हो तो ई को ओमिट करके आईएनजी जोड़ेंगे। जैसे टैक है, टैक शब्द में ई हटा देंगे, उसके बाद आईएनजी इसमें जोड़ेंगे। उसी तरह से वर्ब प्लस वॉवेल यानी शॉर्ट वॉवेल हो तो कंसोनेंट को डबल कर दिया जाता है, उसके बाद हम आईएनजी जोड़ेंगे। जैसे कट है तो क्रिया के अंत में यहाँ पर टी जो है कॉन्सोनेंट है, आईएनजी जोड़ने के क्रम में टी, इस टी को हम क्या किए, डबल कर दिए, उसके बाद आईएनजी जोड़े। उसी प्रकार से स्टॉपिंग है, यहाँ पर भी देख रहे हैं। यहाँ पर देना है रिमेंबर द कंटिन्यूस फॉर्म इज यूज्ड व्हेन इट इज हैपनिंग बिफोर आवर आइज।
एंड इट इज़ नॉट फिनिश्ड। ध्यान रखना है कि कंटिन्यूस फॉर्म का सही प्रयोग हम तब करते हैं जब हमारी आँखें किसी को उस कार्य को उस समय करते हुए देखती है और उसमें हम कंटिन्यूटी का बोध कराते हैं और वो फिनिश नहीं हुआ है, वो एंड नहीं हुआ है, तो वैसी क्रिया कंटिन्यूस फॉर्म में ही रहेगी। विद द फॉलोइंग वर्ब्स वी यूज़ कंटिन्यूस फॉर्म। अब देखिए इसमें क्या है कि ये जरूरी नहीं है कि हर वाक्य में आपका रहा या रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ इत्यादि लगा रहेगा। देखिए यहाँ पर स्लीपिंग है, सिटिंग है, लाइंग है, स्टैंडिंग है, ये हमेशा कंटिन्यूस फॉर्म में ही हम प्रयोग में लाएंगे। जैसे कि वह पढ़ रहा है तो ये तो समझ में आ रहा है कि ही इज़ रीडिंग, लेकिन वह सोया हुआ है तो यहाँ पर रहा रही नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ही इज़ स्लीपिंग लगाना है। वह बैठा हुआ है, इसका मतलब बैठने की क्रिया समाप्त नहीं हुआ, अभी बैठा हुआ ही, यानी बैठने की क्रिया अभी भी जारी है। उसी तरह से लाइंग, स्टैंडिंग, इन सारे क्रिया में आपको कंटिन्यूस फॉर्म का ही प्रयोग करना है। अब यहाँ से आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस में आपको क्या करना है, ट्रांसलेट इनटू हिंदी। इसमें बार बार हम मिस्टेक कर जाते हैं, सॉरी फॉर दिस। और जो इसको केयर करते हैं, जो हमको समझाते हैं कि यहाँ पर सर आपने इस तरह से लिख दिया है, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। कि चूँकि अपनी गलती अपने से नहीं दिखाई देती है, और जो अपनी गलती को ढूंढ करके सबके सामने प्रकट करने की हिम्मत रखते हैं, उसे दाद देनी चाहिए। तो यहाँ पर हम आपको टास्क दे रहे हैं, तो टास्क में है इसको क्या करना है, हिंदी में कन्वर्ट करना है। हमको अभी भी शक हो रहा था कि जैसे मैंने फिर से यहाँ पर मिस्टेक किया, लेकिन ठीक है। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, हिंदी बनाना है। पहले आपको इंग्लिश लिखना है, ध्यान रखना है, सिर्फ पैसेज का इसको नहीं बनाना है, स्टोरी की तरह नहीं बनाना है। इसमें सबसे पहले इंग्लिश लिखना है और इंग्लिश के नीचे साफ साफ सुंदर हैंडराइटिंग में लिख करके, जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं या जो हमारे आस पड़ोस के बच्चे हैं वे तो कम से कम भेजिए ही, और दूर वाले बच्चे अगर आप भी बेनिफिट ले रहे हैं तो ज़रूर आप भेजिए। जब हमको समय मिलेगा तो आपके ट्रांसलेशन का रिव्यूज़ हम ज़रूर देंगे। और जब भी आप इस तरह के ऑनलाइन क्लास में आते हैं तो अपने मैसेज को वहीं पर इस्तेमाल कीजिए जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत हो। जो चीज़ आप नहीं समझ पा रहे हैं, इसमें हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून का कोई वैल्यू नहीं है। इस बात को आप अपने दिमाग में हटाइए। हमारी अभी जो एज है, पढ़ने की एज है, एजुकेशन है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है। और एजुकेशन में हम बहुत बच्चे को देखते हैं कि वो आपस में एक दूसरे से गप करने लगते हैं, आपस में चैटिंग करते हैं और क्लास का कोई वैल्यू नहीं देते हैं। तो आप चैटिंग कर रहे हैं, मेरे लिए बेनिफिट है, ये जान लीजिए, क्योंकि वहाँ से हमको पता चल रहा है कि आपका व्यूज़ हो रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप चैटिंग को इस प्रकार से ले लेते हैं कि हो सकता है कि ये करियर के लिए बुरा भी हो सकता है, आपके करियर के लिए, तो उसको उस तरह से नहीं लेंगे। आप जहाँ पर सलाह दे रहे हैं, जहाँ पर कुछ डिस्कस हो रहा है, जहाँ पर हम आपको बोल रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन या कुछ भी, तो उस चीज़ को ज़रूर कीजिए। और अगर वीडियो बढ़िया बन रहा है, वीडियो से आपको फ़ायदा हो रहा है, तो लाइक तो करना है, क्योंकि हम आगे बढ़ेंगे तभी हम कंटिन्यू आपको वीडियोस देते रहेंगे। और हम कोशिश कर रहे हैं कि आप जो ट्यूशन कहीं पढ़ते हैं तो ट्यूशन का सारा मटेरियल्स आपके पास हम दे रहे हैं। जो नॉर्मल ट्यूशन आप कहीं भी पढ़ते हैं तो वहाँ पर 35 मिनट से 40 मिनट ही क्लास होती है। यहाँ पर आपको अगर हम सप्ताह में 2-3 वीडियो भी दे देते हैं तो आप वहाँ जो 4 क्लास में कवर करेंगे, यहाँ पर एक ही क्लास में आपका वो सारा चीज़ कंटिन्यू हो जाएगा। और पूछने के लिए आप स्वतंत्र हैं। एजुकेशनल संबंधी आप जितना भी चैटिंग करेंगे हमको स्वीकार्य है, लेकिन इसके अलावा आप कुछ भी कर रहे हैं तो ये अनुशासन के खिलाफ है। ठीक है, तो हमको उम्मीद है कि आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। फिर आगे है, वी आर लर्निंग इंग्लिश, सीता इज वीपिंग इन हर रूम, सी इज singing a sweet song, he is standing at the door, we are going to college to read, they are cutting the trees are being cut by them, they are getting the trees cut by the laborers। यहाँ पर बाय छुटा हुआ है। bread is being bagged, fruits are being plucked, fields are being watered, he is getting his hair cut in the saloon, my father is getting a new house built। ये आपका टास्क था। अब यहाँ पर कभी कभी, वैसे इसकी चर्चा हम पिछले क्लास में की है और अभी जब फ्यूचर हम आपको पढ़ा रहे थे
और जब रिवीजन खास करके कर रहे थे तो उस समय अपना अपनी का प्रयोग हमने वहाँ पर किया है। लेकिन फिर भी एक बार फिर से हम इसको रिवाइज करते हैं। यदि वाक्य में अपना अपनी का प्रयोग आया है, जैसे मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ, वह अपने गांव गया, मैं अपने गांव जाऊंगा, तो इस तरह का अपना अपनी रहेगा। तो अगर वाक्य में आई का प्रयोग हो रहा है तो उसके बदले वहाँ पर अपना अपनी के लिए माई का प्रयोग करेंगे, वी के लिए आवर करेंगे, यू के लिए योर करेंगे, दे का दियर, ही का हिज, सी का हर, इट का इट्स, नेम का आवश्यकता अनुसार हिज या हर, और वन का प्रयोग आता है तो वंस का प्रयोग करेंगे। और उसी प्रकार से समवन, एनीवन, नोबडी, एवरीबडी या एवरीवन इत्यादि लगा रहता है तो हिज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ से आप इसको समझ पा रहे हैं, हमको उम्मीद है। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि अगर हम पहले से, जैसे कि वह खाने के लिए रो रही है, तो वह रो रही है तो सी इज़ विपिंग, अब खाने के लिए। तो यह इस तरह की क्रिया को जब ऐड करते हैं, जब मल्टीपल क्रिया को ऐड करते हैं तो टू प्लस वर्ब वन से या वर्ब प्लस फॉर प्लस वर्ब फोर से आप उसको कनेक्ट करेंगे। वह खाने के लिए रो रही है तो सी इज़ विपिंग टू इट, या सी इज़ विपिंग फॉर इटिंग। इस प्रकार से आप वाक्य बना सकते हैं। इसका निगेटिव बहुत आसान है, इज आरम के बाद नॉट, पैसिव में वही, ऑब्जेक्ट के बाद इज आरम, उसके बाद नॉट, बीइंग वर्ब थर्ड, बाय प्लस एजेंट। और पॉजिटिव में भी सेम सिंपल है, गेटिंग के पहले इज आरम नॉट का प्रयोग करेंगे, बाकी का स्ट्रक्चर ज्यों का त्यों रहेगा। इंट्रोगेटिव इसका बनाएंगे तो इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, वर्ब फोर ऑब्जेक्ट आप रखेंगे। और सेम प्रक्रिया पैसिव में भी होगा, इसमें भी इज आर एम ऑब्जेक्ट के पहले आएगा और उसके बाद नॉट आएगा। और बीइंग शब्द आप भूलेंगे नहीं, ध्यान रखिएगा, रहा रही जैसे लगा रहेगा, बीइंग शब्द आपके लिए कंपलसरी है। और पॉजिटिव का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम क्रिएट करेंगे, इज आर एम पहले रखेंगे, सब्जेक्ट नॉट, गेटिंग ऑब्जेक्ट भी थ्री बाय प्लस एजेंट। और इसी प्रकार से क्वेश्चन वर्ड रहेगा तो जो स्ट्रक्चर आपने बनाया उसके पहले क्वेश्चन वर्ड को पुट करेंगे, उसके बाद इज आर एम का प्रयोग आएगा, वो एक्टिव हो, पैसिव हो या पॉजिटिव हो। फिर यहाँ से आपको ट्रांसलेट इनटू हिंदी। अब देख लीजिए, सी इज़ नॉट वीपिंग, द टीचर इज़ नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, द चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, आई एम नॉट राइटिंग a letter is not being written by me, Sita is not getting a letter written by Ram, he is not being invited, songs are not being downloaded here today, bread is not being baked, the trees are not being cut, is the teacher not teaching English, are you not learning English, are the poor not being helped by us, are the trees not being cut, why are you not laughing, why is he not getting his hair cut, why are they not preparing for the competitive examination, they are not learning English, English was not being learnt by them, rooms were not being cleaned by the children, were they not helping the poor, were the poor not being helped by them, what were you doing there, why were you not reading or reciting the poem, ये दोनों सेम ही है, ठीक है। हु वॉज वीपिंग इन द रूम हुज साउंड वॉज बीइंग कमिंग आउट फ्रॉम दिस रूम, हु वॉज राइडिंग द मोटर साइकिल द टाइम, विद whom were you going there to visit the fair, were we getting the trees cut, was your father not getting a new house built, why were you not getting your room cleaned by the servant। ये आपका यहाँ से था। इसके बाद आपको यहाँ से दिए हैं चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव। पैसिव में इसको बदलेंगे, द टीचर इज टीचिंग इंग्लिश, दे आर नॉट इन्वाइटेड अस, आर वी नॉट हेल्पिंग द पुअर, वाई आर यू नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, ही इज़ नॉट क्लीनिंग द रूम, द एडिटर इज एक्सप्लेनिंग द न्यूज़, माई फादर इज गिविंग मी अ ब्यूटिफुल गिफ्ट, श्याम एंड गणेश आर प्लेइंग फुटबॉल, हाउ आर दे नॉट हेल्पिंग द होमलेस पीपल। अब हम आगे देखेंगे, आज आपको कंटिन्यूस फॉर्म का सारा स्ट्रक्चर कंप्लीट करना है। थोड़ी बहुत वीडियो लंबी होगी, लेकिन चूंकि बीच में मैं वीडियो नहीं दे पाता हूं, और कंप्यूटर का वीडियो इसलिए हो रहा है कि उसकी लाइव क्लासेस यहाँ पर होती है, और अंग्रेजी का हम यहाँ पर अपने सेंटर में क्लास रेगुलर नहीं दे पाते हैं, इसलिए आपको कंप्यूटर का क्लास मिस नहीं होता है, उसकी क्लास कंटिन्यू है। लेकिन इंग्लिश हम आपको कोशिश कर रहे हैं
जितना भी हो पा रहा है मैं आपको देते रहता हूँ। तो यहाँ पर देखते हैं पास्ट कंटिन्यूस या पास्ट प्रोग्रेसिव या पास्ट इम्परफेक्ट की परिभाषा क्या है। सबसे पहले दिस टेंस शोज द कंटिन्यूस एक्शन ऑफ पास्ट टाइम, जिस काल से हमें यह ज्ञात हो कि कोई कार्य बीते हुए समय में लगातार जारी था या चल रहा था, वे अपूर्ण भूतकाल की क्रिया कहलाती है। एक्टिव फॉर्म में इसकी पहचान होगी कि वर्ब के बाद रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि लगा रहेगा। और इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए कुछ नहीं है, ऊपर में इजारों का प्रयोग कर रहे थे, बाकी स्ट्रक्चर वही है। पेशी में भी देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट बाद वॉज वर्ब बीइंग V3 बाय एजेंट का प्रयोग किया गया है, और पॉजिटिव में वॉज वर्ब गेटिंग प्लस ऑब्जेक्ट V3 बाय एजेंट का प्रयोग किया गया है। सेम फिर से यहाँ से आपको ट्रांसलेट करना है। वी वर प्लेइंग इन द फील्ड, इसलिए हम आपको ज़्यादा इसमें हेल्प नहीं कर रहे हैं कि चूँकि स्ट्रक्चर पुराने पैटर्न से चल रहा है, कोई भी नया चीज़ नहीं है जो समझने वाली बात है। तो आप बनाएंगे तो अपने ये हल होने लगा। और इंग्लिश को हिंदी दे रहे हैं, हम लोग कोचिंग में पढ़ते हैं तो हिंदी से अंग्रेजी करते हैं, क्योंकि आपको एक ऐसा समय आएगा कि आपको हिंदी में कुछ रहेगा ही नहीं, सारा चीज़ आपको इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा। जब हम फंक्शन ऑफ वर्ड्स पढ़ाएंगे तो हम इसमें वर्ड्स आपको नहीं दे रहे हैं, तो हम लोग का स्ट्रक्चर तो बढ़ रहा है लेकिन वर्ड्स नहीं बढ़ रहा है, तो उसके लिए हम अलग से क्लास ही देंगे आपको। और यथाशीघ्र हम कोशिश कर रहे हैं कि जो लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, खास करके इंग्लिश ऑनर्स किसी भी यूनिवर्सिटी के, उसमें जो भी पोएम्स, जो भी लिटरेरी टर्म्स होगा, उस सारे का क्लास हम आपको देने वाले हैं। तो वेट फॉर दैट। सीता वॉज वीपिंग इन हर रूम, आई वॉज गोइंग समवेयर, द चिल्ड्रन वर टीजिंग और वैक्सिंग दैट ओल्ड मैन, द टीचर वॉज टीचिंग द स्टूडेंट in the class, a letter was being written by me, cricket was being played by us, the students were being beaten by the teacher, an old car was being sold, new students were being admitted। आप इस तरह से इसको पहले राइटिंग कर लेंगे, राइटिंग करके पहले इंग्लिश लिखेंगे, उसके नीचे हिंदी बनाएंगे और आप उसको शेयर करेंगे। आगे देखते हैं, निगेटिव बनाएंगे वॉज वर्ब के बाद नॉट, पेशी में भी ऑब्जेक्ट रखने के बाद वॉज वर्ब रखेंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, और पॉजिटिव में सब्जेक्ट बाद वॉज वर्ब नॉट गेटिंग ऑब्जेक्ट V3 बाय एजेंट का प्रयोग होगा। और इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो वॉज वर्ब को पहले रखेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट, पेसिव में वॉज वर्ब को पहले रखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस नॉट। यहाँ भी सब्जेक्ट बाद नॉट, नॉट देखिएगा, इसको यहाँ सटाना नहीं है, ये सब्जेक्ट बाद रखेंगे। यहाँ सटाने का यूज किया जाता है, लेकिन हम वहाँ क्या करते हैं, तब एपोस्ट्रोफी के द्वारा उसको वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। पॉजिटिव में वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट गेटिंग ऑब्जेक्ट V3 बाय प्लस एजेंट का प्रयोग करेंगे, और क्वेश्चन वर्ड आएगा तो उसके बाद वॉज वर्ब रख करके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या जो भी आएगा रख करके नॉट का प्रयोग करेंगे। फिर यहाँ से ट्रांसलेट इनटू हिंदी है, इसको भी आपको बनाना है। लगभग हम आपको 1 सप्ताह का क्लास इसमें दे रहे हैं। आप कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी इसको बना करके शेयर कर दें। दे वर नॉट लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश वॉज नॉट बीइंग लर्नड बाय दैम, रूम्स वर नॉट बीइंग क्लीन बाय द चिल्ड्रन, वर दे नॉट हेल्पिंग द पुअर, वर द पुअर नॉट बीइंग हेल्प्ड बाय दैम, व्हाट वर यू डूइंग देयर, व्हाई वर यू नॉट रीडिंग और रिसाइटिंग दिस पोएम, who was weeping in the room, whose sound was being coming out from this room, who was riding the motorcycle that time, with whom were you going there to visit the fair, were we getting the trees cut, was your father not getting a new house built, why were you not getting your room cleaned by the servant। ये आपका टास्क में से है। उसी तरह से फ्यूचर का प्रयोग अगर हम करते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूस का, तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है, तो इसमें आपको इसका परिभाषा पहले जानना है। परिभाषा यहाँ पर क्या, परिभाषा में क्या हम लोग इस्तेमाल किए हैं कि दिस टेंस शोज द कंटिन्यूस एक्शन ऑफ फ्यूचर टाइम, जिस काल से हमें यह ज्ञात हो कि कोई कार्य आने वाले समय में लगातार जारी रहेगा या चलता रहेगा, वे अपूर्ण भविष्यकाल की क्रिया कहलाती है। इसकी पहचान है कि एक्टिव फॉर्म में आईडी क्या होगा, वर्ब के बाद ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे। स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस बी, वर्ब 4 प्लस सब्जेक्ट। उसी तरह से पेसिव फॉर्म की आईडी हो जाएगी, वर्ब प्लस या जाता रहेगा, ये जाती रहेगी, ये जाते रहेंगे इत्यादि। ऑब्जेक्ट के बाद सेल विल रखने के बाद बी का प्रयोग करेंगे और बीइंग लगा देंगे।
एग्जामिनेशन में इस तरह के फॉर्म नहीं आते हैं, इस तरह के पैटर्न का पैसिव आपको नहीं आएगा। अगर आ भी गया तो बी बीइंग वर्ब 3 का प्रयोग करेंगे। तो ध्यान रखिएगा इसको। कॉजेटिव में इसकी आईडी हो जाएगी वर्ब प्लस वाता रहेगा, वाती रहेगी, वाते रहेंगे इत्यादि। सब्जेक्ट बाद शैल या विल प्लस बी, गेटिंग प्लस ऑब्जेक्ट V3 बाय एजेंट का प्रयोग करेंगे। निगेटिव इसका करेंगे तो शैल विल के बाद नॉट रखने के बाद एक्टिव में बी आएगा। उसी तरह से कॉजेटिव में भी नॉट बीइंग का प्रयोग करेंगे और कॉजेटिव में शैल विल के बाद नॉट प्लस बी प्लस गेटिंग ऑब्जेक्ट V3 बाय एजेंट का प्रयोग होगा। इंट्रोगेटिव में शैल विल पहले रखेंगे, सब्जेक्ट प्लस नॉट बी वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव फॉर्म है। शैल विल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट बी प्लस बीइंग वर्ब 3 बाय प्लस एजेंट, ये आपका पैसिव फॉर्म है। उसी तरह से शैल विल प्लस सब्जेक्ट नॉट प्लस बी गेटिंग ऑब्जेक्ट V3 बाय प्लस एजेंट, ये आपका पॉजिटिव फॉर्म है। इसमें फिर से आपको हिंदी में बनाने के लिए टास्क मिल रहा है। वी शैल बी सर्विंग द पुअर, द पुअर विल बी बीइंग सर्व्ड बाय अस, दे विल बी गेटिंग द पुअर सर्व्ड बाय अस, आई शैल नॉट बी सर्विंग यू ऑलवेज, दिस वर्क विल नॉट बी डन बाय अस, द पियून विल नॉट be getting us beaten by the teacher, will you not be helping me, will you not be being invited in this meeting, will they not be getting this room cleaned, why will you be abusing him, will your father not be getting a new house built। तो इसको आपको हिंदी बना के भेजना है। तो हमको उम्मीद है कि कंटिन्यूअस फॉर्म आपको भली भांति समझ में आ गया होगा, आज का सारा टास्क भी समझ में आ गया होगा और उम्मीद है कि आप इसको बनाएंगे। और फिर भी यदि आपको कोई सलाह देना हो तो आप कमेंट करके हमको भेज सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कामना करता हूं कि आपकी तरक्की दिन दुनी रात चौगुनी हो। इसी उम्मीद और कामना के साथ आज का क्लास मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।